क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ अनंत ऊंचे क्यों नहीं होते, या जमीन में घाटियां कैसे बनती हैं? इसका जवाब एक शक्तिशाली, धीमे और लगातार चलने वाले प्रोसेस में छिपा है, जिसे डेन्यूडेशन कहते हैं। डेन्यूड शब्द का मतलब है किसी चीज को खाली करना या उसे नंगा करना। ज्योग्राफी में डेन्यूडेशन का मतलब है धरती की सतह का धीरे धीरे घिसना। यह एक बहुत बड़ा कुदरती काम है जो लाखों सालों से हो रहा है। इस प्रोसेस की वजह से चट्टानों और पहाड़ों की ऊंचाई कम होती है, और हमारे आसपास जो लैंडस्केप हम हर रोज देखते हैं वे इसी से बनते हैं। ये प्रकृति का अपने ग्रह को लगातार नया रूप देने का तरीका है, एक खामोश कलाकार जो अपना काम करता रहता है। डेन्यूडेशन कोई एक काम नहीं है, बल्कि यह कई जुड़े हुए प्रोसेस का मेल है। इसे आप कुदरती ताकतों की एक टीम समझ सकते हैं जो मिलकर काम करती है। इन ताकतों में पानी, हवा, बर्फ और यहां तक कि तापमान में बदलाव भी शामिल है। ये चट्टानों पर हमला करती हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, उन्हें बहाकर ले जाती हैं और फिर उन्हें नई जगहों पर छोड़ देती हैं। इस पूरे साइकिल को ही हम डेन्यूडेशन कहते हैं। ये फिजिकल जियोग्राफी में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह समझाता है कि हमारे ग्रह की इतनी सारी चीजें, जैसे हल्की ढलान वाली पहाड़ियां से लेकर बड़े सपाट मैदान, कैसे बने। ये विनाश और निर्माण की एक साथ घटित होने वाली कहानी है। हजारों सालों से एक बड़े चट्टान के टुकड़े की कल्पना करें। उस पर बारिश गिरती है और पानी उसकी छोटी छोटी दरारों में घुस जाता है। सर्दियों में यह पानी जम जाता है और फैलता है, जिससे दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। सूरज चट्टान को गर्म करता है, जिससे वह फैलती है, और ठंडी रात उसे सिकुड़ती है, जिससे वह और कमजोर होती है। चट्टान को बिना हिलाए उसे तोड़ने का यह शुरुआती स्टेज ही डेन्यूडेशन का पहला कदम है। यह अगले स्टेज के लिए सामग्री तैयार करता है। यह धीमी कमजोरी अभी भी हो रही है धरती पर हर खुली चट्टान की सतह पर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर आपके बगीचे के सबसे छोटे कंकड़ तक। तो डेन्यूडेशन असल में धरती की सतह को समतल करने का एक बड़ा प्रोसेस है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल जैसी अंदरूनी ताकतें जमीन को ऊपर उठाती हैं, पहाड़ और पठार बनाती हैं। वहीं डेन्यूडेशन उन्हें घिसने का काम लगातार करता रहता है। यह जमीन बनाने वाली ताकतों और उसे तोड़ने वाली ताकतों के बीच एक लगातार लड़ाई है। यही संतुलन हमारे ग्रह की गतिशील और हमेशा बदलती सतह को बनाता है। डेन्यूडेशन को समझना हमें जमीन की कहानी पढ़ने और भूवैज्ञानिक समय में प्रकृति के धीमे और लगातार काम की इमेंस शक्ति को समझने में मदद करता है। डेन्यूडेशन को 4 हिस्सों में समझा जा सकता है, जैसे एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक सीरीज। इसका पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वेदरिंग। वेदरिंग वह प्रोसेस है जिसमें चट्टानें, मिट्टी और मिनरल्स अपनी जगह पर ही टूटते हैं, बिना किसी हलचल के। यह किसी दीवार के टूटने से पहले उसमें शुरुआती दरारें आने जैसा है। उदाहरण के लिए, जब पानी किसी चट्टान की दरारों में चला जाता है और जम जाता है, तो वह फैलता है और एक कील की तरह काम करता है, धीरे धीरे चट्टान को अलग करता है। इसे फ्रॉस्ट वेदरिंग कहते हैं। एक और उदाहरण यह है कि जब एसिडिक बारिश का पानी कुछ खास तरह की चट्टानों, जैसे चूना पत्थर को धीरे धीरे घोलता है, तो उसे अंदर से कमजोर कर देता है। प्रोसेस का दूसरा हिस्सा है इरोजन। एक बार जब वेदरिंग ने चट्टान को ढीला कर दिया और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इरोजन वह प्रोसेस है जो उन्हें हिलाना शुरू कर देता है। इरोजन इन वेदर हुए मटेरियल्स को प्राकृतिक एजेंट्स जैसे बहता पानी, हवा या चलती ग्लेशियरों द्वारा सक्रिय रूप से उठाना और ले जाना है। उदाहरण के लिए, एक तेजी से बहने वाली नदी अपनी तलहटी और किनारों से रेत, गाद और यहाँ तक कि छोटे कंकड़ भी उठा सकती है। इसे रिवर इरोजन कहते हैं। रेगिस्तान में तेज हवाएं जमीन से रेत और धूल के कणों को उठा सकती है, जो विंड इरोजन का एक स्पष्ट उदाहरण है। इरोजन द्वारा मटेरियल को उठाने के बाद तीसरा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन अपना काम संभालता है। ट्रांसपोर्टेशन बस इरोजन हुए मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। वही एजेंट्स जो इरोजन का कारण बनते हैं, पानी, हवा और बर्फ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। एक नदी सैकड़ों किलोमीटर नीचे की ओर सेडिमेंट ले जा सकती है। हवा धूल और रेत को पूरे महाद्वीपों में उड़ा सकती है। उसे एक रेगिस्तान से किसी दूर की जमीन पर ले जा सकती है। ग्लेशियर, जो बर्फ की धीमी गति वाली नदियों की तरह होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं, चलते हुए, जमीन को खुरचते हुए। इस बड़े साइकिल का आखिरी हिस्सा है डिपोजिशन। आखिरकार ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की एनर्जी कम हो जाती है और वह अब अपना भार नहीं उठा पाता।
डिपोजिशन ट्रांसपोर्ट किए गए सेडिमेंट को एक नई जगह पर गिराने या बिछाने का प्रोसेस है। उदाहरण के लिए, जब एक नदी किसी झील या समुद्र में बहती है तो वह धीमी हो जाती है और अपने साथ लाई रेत और गाद को जमा कर देती है, जिससे एक डेल्टा बन सकता है। इसी तरह जब हवा धीमी हो जाती है तो वह अपने साथ लाई रेत को गिरा देती है, जिससे रेगिस्तान में रेत के टीले बन जाते हैं। यह जमा हुआ मटेरियल नए लैंडफॉर्म्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के मिले जुले काम का हमारे ग्रह के लैंडस्केप पर गहरा असर पड़ता है। सबसे खास असर में से एक है जमीन की सतह का कुल मिलाकर नीचे होना। लाखों सालों में डेनुडेशन पहाड़ों को घिसकर नुकीली, ऊंची चोटियों को नीची, ज्यादा गोल पहाड़ियों में बदल देता है। ऊंची जगहों से मटेरियल को लगातार हटाना और उसे नीची जगहों पर ले जाना ही वजह है कि उत्तरी अमेरिका के अपलाचियन जैसे पुराने पहाड़ हिमालय जैसी नई ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में बहुत नीचे और ज्यादा सौम्य हैं। यह प्रोसेस लगातार उन भूवैज्ञानिक ताकतों से लड़ता है जो पहाड़ों को ऊपर उठाती है। डेनुडेशन का एक और जरूरी असर है मिट्टी का नुकसान, जिसका खेती पर सीधा असर पड़ता है। मिट्टी की ऊपरी परत, जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और फसलों को उगाने के लिए जरूरी होती है, इरोजन के लिए बहुत कमजोर होती है। जब खेती के लिए जंगलों या वनस्पति को साफ किया जाता है तो मिट्टी हवा और बारिश के संपर्क में आ जाती है। भारी बारिश खेतों से इस कीमती ऊपरी मिट्टी को धो सकती है। इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। यह जमीन की उर्वरता को कम करता है, जिससे भोजन उगाना मुश्किल हो जाता है और किसानों की आजीविका पर असर पड़ता है। यह दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता है। लेकिन डेनुडेशन सिर्फ विनाश का प्रोसेस नहीं है, यह निर्माण का भी प्रोसेस है। जो मटेरियल एक जगह से खत्म होता है वह कहीं और जमा हो जाता है, जिससे बिल्कुल नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। उदाहरण के लिए, नदियों द्वारा लाई गई गाद उनके मुहाने पर जमा हो जाती है और डेल्टा बनाती है, जैसे मिस्र में प्रसिद्ध नील डेल्टा। ये जमा हुई मिट्टी अक्सर बहुत उपजाऊ होती है। रेगिस्तानों में हवा का कटाव चट्टानों को अनोखे आकार देता है और डिपोजिशन से रेत के विशाल टीले बनते हैं। जो सुंदर घाटियां हम देखते हैं वे अक्सर नदियों या ग्लेशियरों की कटाव शक्ति से अनगिनत सदियों से बनी होती हैं। ये प्रोसेस अलग अलग वातावरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हिमालय में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदियों ने पहाड़ों के माध्यम से गहरी खाई और चौड़ी घाटियां बनाई हैं। पानी की शीर शक्ति चट्टानों और गाद से लैस एक आरी की तरह काम करती है। जैसे जैसे पहाड़ धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, चट्टान को काटती जाती है। इसके विपरीत सहारा जैसे रेगिस्तानी वातावरण में हवा ही मास्टर मूर्तिकार है। यह नरम चट्टानों को काटती है, जिससे मशरूम के आकार की आकृतियां बनती हैं और बड़ी मात्रा में रेत को ले जाती है, जिससे बरकान नाम के प्रतिष्ठित चांद के आकार के रेत के टीले बनते हैं। डेनुडेशन जिस गति से होता है वह हर जगह एक जैसी नहीं होती। यह कई मुख्य कारकों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सबसे जरूरी कारकों में से एक है जलवायु। गर्म और नम जलवायु में, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, केमिकल वेदरिंग बहुत तेजी से होता है, क्योंकि पानी और गर्मी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं जो चट्टान को घोलते हैं। ठंडे इलाकों में शारीरिक वेदरिंग जैसे तुषार क्रिया ज्यादा प्रभावी होती है। बारिश की मात्रा भी एक बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि ज्यादा पानी का मतलब नदियों और बहाव से ज्यादा कटाव की संभावना है, जिससे डेनुडेशन तेजी से होता है। चट्टान का प्रकार या लिथोलॉजी जिस पर कार्य किया जा रहा है, एक और महत्वपूर्ण कारक है। कुछ चट्टानें जैसे बलुआ पत्थर या शेल नरम होती हैं और आसानी से टूट जाती हैं, इसलिए वे अपेक्षाकृत तेजी से डेन्यूड होती हैं। अन्य चट्टानें जैसे ग्रेनाइट या क्वार्ट्जाइट बहुत कठोर होती हैं और वेदरिंग और इरोजन के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। नतीजतन कठोर प्रतिरोधी चट्टानों वाले परिदृश्य में उच्च और ज्यादा ऊबड़ खाबड़ विशेषताएं होती हैं, जबकि नरम चट्टानों वाले क्षेत्र अक्सर निचले मैदानों या घाटियों में घिस जाते हैं। चट्टान की संरचना, जिसमें जोड़ों और दरारों की संख्या शामिल है, यह भी प्रभावित करती है कि इसे कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। स्थलाकृति या स्वयं भूमि का आकार भी डेनुडेशन की गति को प्रभावित करता है। खड़ी ढलानों पर गुरुत्वाकर्षण एक मजबूत भूमिका निभाता है, जिससे सामग्री तेजी से नीचे की ओर बढ़ती है। नदियां खड़ी ढलानों पर तेजी से बहती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा कटाव शक्ति मिलती है।
यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कटाव की दर अक्सर बहुत ज्यादा होती है। सपाट निचले मैदानों पर पानी और हवा धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए कटाव और परिवहन कम ऊर्जावान होते हैं और डिपोजिशन ज्यादा प्रभावी प्रक्रिया बन जाती है। भूमि की ऊंचाई भी मायने रखती है, क्योंकि उच्च ऊंचाई पर अक्सर ज्यादा अत्यधिक तापमान और वर्षा होती है। अंत में मानवीय गतिविधियां आधुनिक युग में डिनूडेशन की दरों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक बन गई है। वनों की कटाई, जो पेड़ों और वनस्पति को साफ करना है, मिट्टी को खुला छोड़ देती है और हवा और पानी से कटाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है। खराब कृषि पद्धतियां, निर्माण और खनन भी कटाव की दर को नाटकीय रूप से तेज कर सकते हैं। इन कारकों को समझकर हम डिनूडेशन के प्रभावों की बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं और अपनी भूमि को ज्यादा टिकाऊ तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। डिनूडेशन पृथ्वी प्रणाली का एक प्राकृतिक और आवश्यक हिस्सा है, एक निरंतर शक्ति जो हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देती है, सबसे बड़े पहाड़ से लेकर रेत के सबसे छोटे दाने तक।